हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं CSIR नेट गेट से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिसका पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उनको भी ज़रूर देख लें। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। The first question is number of nickel-nickel bonds in CpNi mu ppS2 whole twice complex owing the electron 18 electron rule each। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हुए निकिल निकिल के बीच में कितने बॉन्ड होंगे। 0 बॉन्ड होगा यानी एक भी बॉन्ड नहीं होगा, एक बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होंगे या 3 बॉन्ड होंगे, यानी 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कितने बॉन्ड्स होंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकिल जो है वो Cp। अब आप सोचोगे निकिल तो एक ही दिख रहा है, लेकिन ये 2 क्यों लिखे हुए हैं? 2 इसलिए है क्योंकि आप ध्यान देंगे तो ये देखेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर एक ब्रैकेट है और उसके बाहर यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो दैट मीन कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 ट्वाइस है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे ही देख लेते हैं कि निकिल के साथ में 2 Cp यानी ये रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स और PPS2 ग्रुप लगा हुआ है। PPS2 ग्रुप के आगे म्यू लगा हुआ है, दैट मीन कि ये जो PPS2 ग्रुप्स हैं ये दोनों ब्रिजिंग पे हैं। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, ये दोनों, ये कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है, तो इसको हम अगर हाफ में डिवाइड कर ले और हम ये चेक कर लेते हैं कि इस हाफ का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, निकिल के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। निकिल के, आपको पता है कि निकिल के 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और आउटर सेल की बात करें, आउटर सेल यानी टोटल हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आउटर में, तो दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और Cp जो है हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक ही Cp की बात करेंगे यहाँ पे। और PPS2 ग्रुप है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो टोटल आप देख सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो गए, यानी हाफ जो पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स का वो ही 18 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। ठीक है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम होता तो निकिल निकिल के बीच में बॉन्ड होता है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो निकिल और निकिल के बीच में क्या होगा, कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में शो किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for the reaction of trans IRX CO PPS3 whole twice. X is fluorine, chlorine, bromine and iodine with oxygen. Correct order of variation of rate with X is. हमें ये बताना है कि ये जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया है इन ट्रांसफॉर्म, इसका रिएक्शन जब अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो कौन सा, यानी X की जगह पे ये कौन सा हेलोजन होगा जो जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है हमें, ताकि जिससे हमें ये पता चल सके कि ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में इजीली कनेक्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ में। ठीक है, तो चलो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वैसे मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि देखो, एक तो ये ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे हम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर है ये। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, मेटल एटम से उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ही तेजी में, यानी जो मेटल एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो क्या होगा कि रिएक्शन उतनी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है इसके केस में, ठीक है, यहाँ के केस की बात कर रहे हैं ना कि अदर केसेस में। अदर केसेस में हो सकता है कि इसके जस्ट अपोजिट भी वर्क करे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यानी वो उतने ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी जिसका कम होगा, आपको पता होगा कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जितना डिक्रीज होगा उतनी ही इजिली ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो अगर आप ये समझ कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे अटैच होगी उतनी ही ज़्यादा उसका ऑप्शन जो है यानी ऑक्सीजन अटैच होने की रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐड हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा मैंने बोला सेम वही यहाँ पे लिखा भी है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है मेटल की। और जितनी ज्यादा मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पे। तो इसीलिए आयोडीन जो है वो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ गया आपको बात, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा इजिली ये इस पे अटैच होगा। तो हमें ऐसा कोई ग्रुप चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन ना ले, मतलब अपनी ओर कम ले या इसको डोनेट करे ताकि इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो। करेक्ट, तो यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन लगाते हैं तो वो तो ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आयोडीन। तो इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये वाला। ठीक है, जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कम खींचेगा, जितनी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कम खींचेगा तो मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन इजिली अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक स्पीसीज आइसोलोबल टू IFeCO होल ट्वाइस PPS3 माइनस। हमें ये बताना है कि ये जो चार स्पीसीज है इनमें से कौन सी स्पीसीज इसकी आइसोलोबल है। तो हमें सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन 1 यानी 4 और हाइड्रोजन 2 है, 4 2 6 और एक चला गया तो दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 1 and 1 that is 6 electron, 4 and 3 hydrogen that is 7 electron and 4 and 1 hydrogen that is 5 electron। क्लियर, ठीक है। अब इस पे भी काउंट कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 प्लस 2 कार्बोनिल है तो 2 इंटू 2 4 प्लस PPS3 है तो 2 हो गया और माइनस का एक चार्ज है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 8 4 12 और 2 14 एंड 1 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 15 इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये इसके आइसोलोबल होगा या फिर इसके आइसोलोबल होगा। अब इन दोनों में से ये दो ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा हमें ये देखना है। अब आप ये देखो कि इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है ये FeCO होल ट्वाइस PPH3 है। ठीक है, यानी 2 और 1 टोटल 3 लिगैंड ही है, टोटल 3 लिगैंड ही है। और कितने हमें और लिगैंड चाहिए, हमें लिगैंड और चाहिए 3 और, यानी कि हमें Ml6 चाहिए। लेकिन ये क्या है, Ml3 है। अब यहाँ पे भी देखते हैं हम, ये हमारा CH4 से निकलते हैं। ठीक है, तो CH4 में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है यानी 2 हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे 3 लिगैंड्स कम है। और यहाँ पे हम देखते हैं CH4 से अगर ये निकलता है तो माइनस के 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो दैट मीन कि हमारा जो इसका आइसोलोबल होगा वो ये डी स्पीसीज जो है CH दैट इज आइसोलोबल टू दिस स्पीसीज, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके 15 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए थे जबकि एक ही है, 3 कम है। यहाँ पे भी सेम कि 3 जो लिगेंड्स हैं वो ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज ही है जो अभी मैंने आपको बताई है कि आइसोलोबल विद CH बट नॉट विद CH2 प्लस बिकॉज 2 लिगेंड्स मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल CH4। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है जबकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन डाइथायोनस एंड डाइथायोनिक एसिड्स। तो हमें ये बताना है कि डाइथायोनस और डाइथायोनिक एसिड में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, देखो डाइथायोनस एसिड क्या होता है H2S2O4, डाइथायोनिक एसिड क्या होता है H2S2O6। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हुई है +3 +5, लेकिन आपके लिए बता देते हैं कि कैसे निकाले। चलो इसकी डाइथायोनिक की चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सल्फर है और सल्फर की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, तो उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम 2X लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, सभी को पता है कि -2 होती है। तो 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू सॉरी इसको हम कर सकते हैं 6 इंटू -2। ठीक है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 होती है, तो +2 इंटू कितने हैं +1, और ये न्यूट्रल है तो दैट इज 0। ठीक है, तो 2x -12 +2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं +10 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/2, तो x इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 सल्फर कितनी निकल के आई +5, और यही हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, ऐसे ही आप इसकी भी निकाल सकते हैं H2SO4 की डाइथायोनस की आपको +3 आएगी, और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो देखा आपने ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सभी CSIR के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जो अभी हम इस स्लाइड में कर रहे हैं ये अभी 2019 में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेशर में आके इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं और हम सही से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इनको समझने के लिए हमारे हमारे कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, और कंसेप्ट क्लियर तभी होंगे जब हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको 16 तारीख तक आपने क्या करना है, ढेर सारे आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी आपको जो भी मिल रहा हो आप उनकी प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The correct statement about Ru6CCO17 cluster from the following. It is an 86 electron cluster. It is a closed structure type. Its shape is capped square pyramid और कार्बन इंटरेक्ट्स विद ऑल दी Ru सेंटर इन दी क्लस्टर। तो इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम Ru6CO17 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये 1 Ru है, 2 3 4 5 6 Ru। ठीक है, 6 Ru हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, ये 1 कार्बन हो गया यहाँ पे। ओके, और बाकी कितने हैं 17 जो है वो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। तो हम पहले इनका TEC निकाल लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, तो 8 क्या होगा, देखो ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आयरन ग्रुप में आते हैं, तो 8 और 6 है ये, तो 8 इंटू 6 हो गया। और किसके लिए हो गए ये सारे, मेटल के लिए। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, 17 इज फॉर कार्बोनिल, और कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो टोटल काउंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 86 आ गया। ठीक है, 86 आ गया, ये भी हमारे ऑप्शन में था कि इट इज एन 86 इलेक्ट्रॉन क्लस्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया है ना। नेक्स्ट इज PEC इज इक्वल टू TEC माइनस N इंटू 12। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो PEC और TEC कितना आ गया 86 माइनस, और N इज फॉर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है इंटू 12 इज नंबर, तो दैट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 14। यहाँ पे 14 आ गया, तो PEC/2 करने पे 14/2 करने पे हमें टोटल नंबर ऑफ कितने मिल गए 7। तो 7 मिल गए, तो दैट इज N+1, यानी मेटल के नंबर का एक ज्यादा है, एंड विच इज द ऑप्शन इज फॉर क्लोज। जो ये शो करता है कि ये जो कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये किस टाइप का क्लस्टर है, ये क्लोजो क्लस्टर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी कैसे करेक्ट हो गया कि इसमें फर्स्ट 86 क्लस्टर था,
सेकेंड इसमें क्लोजर स्ट्रक्चर टाइप है और कार्बन इंटरेक्ट्स विद ऑल द आरयू सेंटर इन द क्लस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a plausible structure of the intermediate involved in the following reaction। हमें इस रिएक्शन में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर बताना। क्या रिएक्शन है? Fe eta 5 C5H5 यानी 5 मेंबर रिंग है इन दी eta 5 में। ठीक है, देन CH3 और CO होल ट्वाइस प्लस PPS3, फिर Fe eta 5 C5H5 यानी और ये CO CH3 ग्रुप हो गया, देन CO और PPS3। ठीक है, तो इसका हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो आयरन है, आयरन 5 मेंबर रिंग से जुड़ा है, वो भी ईटा 5 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दो ऑप्शन में ये आयरन जो है वो ईटा 3 से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे जो C5 यानी ये पेंटा ये 5 मेंबर जो साइक्लिक रिंग है इसकी हेप्टासिटी कितनी है आप बता सकते हो? हेप्टासिटी इज 3। तो हमारे ये तो ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हेप्टासिटी ऑलरेडी 5 दी हुई है। अब इन दो ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सॉरी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि इतना इजी क्वेश्चन है। देखो ईटा 5 है C5H5, यहाँ पे ईटा 5 है C5H5, 5 मेंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिया है COCH3 यानी जो CH3 के साथ में कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। अब यहाँ पे देखो COCH3 ये ऐसे अटैच है और यहाँ पे COCH3 जो है ही नहीं है, दोनों अलग अलग अटैच है। तो हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है PPS3 लगा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे PPS3 नहीं अटैच है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में PPS3 नहीं अटैच है और यहाँ PPS3 अटैच है, तो यहाँ पे ईटा 3 दिया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बननी है क्योंकि ये माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद में यहाँ पे स्पेस खाली रह गया। अब ये स्पेस खाली हो गया तो यहाँ पे PPS3 ग्रुप आ गया। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व पूछा है ना, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो होगा दैट इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही पता चल रहा था कि क्या करेक्ट है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस COLClEn वोल्टवाइज प्लस L is NO2 minus NCS minus OH minus Cl minus results in product A। A हमें प्रोडक्ट मिला है। The tendency to form cis isomer of the product A follows the order। हमें ये बताना है कि ये जो ट्रांस प्रोडक्ट से सिस प्रोडक्ट फॉलो अगर फॉर्म हो तो उसके लिए कौन सा ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा लिगेंड है जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इस ट्रांस आइसोमर को सिस आइसोमर में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। देखो ट्रांस प्रोडक्ट है और हाइड्रोलिसिस के बाद में इट विल कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट। तो टेंडेंसी टू फॉर्म सिस आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉलोज द ऑर्डर NO2 यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाइड्रोक्सिल की है, देन NCS माइनस है, देन क्लोराइड माइनस है, देन NO2 माइनस है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शन को फॉलो करना है एंड हमें क्या बताना है, द रिएक्शन विच विल नॉट प्रोड्यूस इथेन एज अ प्रोडक्ट। तो हमें इनमें से ये बताना है कि ऐसी कौन सी इन तीनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन है जो इथेन को प्रोड्यूस नहीं करेगी। इथेन यानी ABC और AC, A नहीं प्रोड्यूस करेगा, B नहीं प्रोड्यूस करेगा या C नहीं प्रोड्यूस करेगा, या A और C दोनों नहीं प्रोड्यूस करेंगे। देखो यहाँ पे टेंडेंसी है कि ये इथेन बना देगा। ठीक है, अब इन दोनों में मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, तो जब एक बार अटैच करा रहे हैं तो इसको रिमूव तो नहीं करेंगे। बाकी देख लेते हैं इसका।
तो देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, ये OCH3 ग्रुप है, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है इधर जा रहा है और ये शिफ्टिंग हो गई, ये वाली शिफ्टिंग हो गई। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं तो मे भी आपको समझ में आए कि ये वाली शिफ्टिंग इधर हो गई और ये हाइड्रोजन यहाँ मेटल पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारा CHO ग्रुप माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा और ये CH2 CH3 यानी हमें ये इथेन मिल गया, यहाँ पे हमें इथेन मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो हमें इथेन मिल गया। सेकंड में देखते हैं PDPPH3 CH3 CH3 रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और ये हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है किसका, मिथाइल आयोडाइड का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट है वो इथेन यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इथेन हमें मिल चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी में भी इथेन फॉर्म हो रहा है। थर्ड देखते हैं CO और ये CP है, देन CH3 CH3 PPH3। फर्स्ट इज लिगेंड डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये अपनी पोजीशन लेफ्ट कर गया, बैक एंड कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है जो ऐड हो जाएगा, माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो गया। देन बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन के बाद में अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा है तो इसमें हमें मीथेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मीथेन। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, जिसमें इथेन नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज donor mode of NO ligand depends on the metal. Now consider the following complexes in gaseous state. हमें ये बताना है कि NO जो है वो डोनर मोड में लिगेंड्स के साथ मेटल के साथ में अटैच है, लेकिन द कॉम्प्लेक्स दैट डू नॉट एग्जिबिट बेंट NO, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बेंट NO नहीं है। NO आपको पता होगा कि NO दो फॉर्म में होता है, लीनियर और बेंट फॉर्म में। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड में, इन चारों में से कौन से कॉम्प्लेक्स में NO जो है वो बेंट फॉर्म में अवेलेबल नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इरिडियम जो है वो PPH3 ClCO और NO के साथ में अटैच है। जब हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके कितने आ गए, 60। तो यहाँ पे जो NO प्रेजेंट था वो NO किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो वेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। वेंट जब मोड में होता है NO तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने के लिए अभी एक पोजीशन कहा दिया। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन बनने हैं RuPPH3 Cl NO में, और ये NO है। यहाँ पे दो NO ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनमें से वन NO इज बेंट एंड वन अनदर वन इज इन लीनियर। तो आप देख सकते हैं जो लीनियर वाला होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सिंगल वाला 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी भी इसमें एक लिगैंड आने की जगह खाली है, इसलिए ये 16 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अब ये वाला देखिए, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज कम्प्लीटली ऑक्टाहेड्रल, कम्प्लीटली ऑक्टाहेड्रल है, एक ही है, एक कोबाल्ट के साथ में। देखिए यहाँ पे आर्सेनिक आर्सेनिक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ये दो ग्रुप लगे हैं, इसके साथ में यहाँ पे NO ग्रुप है और एक यहाँ पे NO है, तो सिर्फ एक ही ग्रुप यहाँ पे NO अटैच है। ठीक है, तो NO जो है वो यहाँ पे बेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीटली फॉलो कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स। अब इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि क्रोमियम जो है वो 5 साइनाइड और 1 नाइट्रोसिल के साथ में अटैच है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कंप्लीटली 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाइट्रोसिल है वो अगर लीनियर फॉर्म में है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें जो है कि जो ऑप्शन नंबर डी है, हम ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, सॉरी, कि जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 4 था यानी डी था, उसमें जो है NO जो है वो लीनियर मोड में प्रेजेंट है, किसमें, वेंट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। यानी इस वाले में NO जो है वो लीनियर फॉर्म मोड में प्रेजेंट है, NO इज लीनियर। ठीक है, यहाँ पे बेंट में नहीं है, लीनियर फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट इज
considering sigma bonding only, the MO diagram of a metal complex with trigonal bipyramidal geometry, the d orbital which remains non-bonding are। हमें ये बताना है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कौन से d ऑर्बिटल्स होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग रहते हैं। ठीक है, तो ये ML6 आपको पता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का होती है, ऐसे सेम ही है ये बनाया ये। ठीक है, ये हमारे लिगेंड इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 लिगेंड्स आर ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे हमारे 2 लिगेंड है, एक लिगेंड एक्स एक्सिस पे है और 2 लिगेंड ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है। तो जो एक्स एक्सिस पे है तो दैट मीन 2 लिगेंड जो है वो जेड एक्सिस पे है, तो दे आर ऑन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, dz square involving sigma bonding. Also there is ligands are present in x y plane में है, तो dxy और dx square minus y square ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ना कि dyz और dxz पे। ठीक है, तो इन दो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी वो नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे। कौन से हो गए, dxz और dyz। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस किए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।